दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ 1970 या 80 के जो टाइम में फिलिप्स में एक 40 वॉट का एम्पलीफायर सर्किट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो ये सिंगल सप्लाई बेस्ड होता था और होम एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी का सर्किट डायग्राम यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सिंगल सप्लाई है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव, निगेटिव और ग्राउंड ऐसा 3 वायर नहीं होंगे, केवल 2 ही वायर होंगे, पॉजिटिव एंड ग्राउंड। तो देखिए, पॉजिटिव 60 वोल्ट पर ये सर्किट काम करता है। तो ऊपर में पॉजिटिव 60 वोल्ट की सप्लाई लाइन है और सेम नीचे साइड में ग्राउंड की लाइन बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ग्राउंड की लाइन बना दी है। तो ग्राउंड इसे 0 वोल्ट से भी कंसीडर करते हैं और ग्राउंड का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। अब यहाँ 3055 का कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है और यहाँ ग्राउंड साइड में 3055 का एमीटर पिन ग्राउंड यानी 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब दोनों ही ट्रांजिस्टर मतलब पॉजिटिव साइड के एमीटर और निगेटिव साइड के कलेक्टर आपस में एक रेजिस्टेंस के जरिए कपल्ड होंगे और स्पीकर आउटपुट निकालेंगे। तो ये हो गया इसके कुछ कनेक्शन इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्राउंड साइड में एमीटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट होता है और पॉजिटिव साइड में 3055 का कलेक्टर डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पर ये जो 3055 है इसके एमीटर से और ग्राउंड साइड के 3055 के कलेक्टर पिन से एमीटर रेजिस्टेंस के जरिए यानी कि ये शंट रेजिस्टेंस के जरिए आपस में जुड़ते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर। ये आउटपुट स्टेज का सिंबल मतलब जो ड्राइंग है आउटपुट स्टेज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ओल्ड टाइम में जैसे कि जो 70s का जो टाइम है उसके अंदर 0.6 ओम 5 वाट रखी जाती थी या 3 वाट रखी जाती थी। तो 0.6 ओम अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 0.33 लगा सकते हैं 5 वाट में। और दोस्तों, अगर आप 0.6 ओम एक्चुअल रेजिस्टेंस चाहते हो वो आपको नहीं मिलती है तो 0.335 वाट की दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में जब आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0.665 वाट हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ से हमें स्पीकर वायर मिलेगा यानी कि आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर ये सेट चलता है सिंगल सप्लाई से, इसीलिए इसमें डीसी ऑफसेट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर के जरिए इसे कपलिंग करना पड़ता है ताकि ओनली सिग्नल इस कैपेसिटर के दूसरी तरफ आएगा और जो डीसी वोल्टेज है वो टोटल कैपेसिटर के जरिए ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्पीकर बना रखा है, ये स्पीकर हो गया और ये स्पीकर का एक सिरा जुड़ जाएगा कैपेसिटर के बाद में कपल्ड होकर और जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंडिंग से जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राउंड से जोड़ दिया है। अब दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है यहाँ लगा हुआ इसीलिए कैपेसिटर जो कपलिंग का काम कर रहा है यानी कि स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में जो मेन कपलिंग है कंपोनेंट की वो है कैपेसिटर। तो इसे कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर भी कहा जाता है। और ये एम्पलीफायर जब कैपेसिटर कपल्ड होता है तो इससे फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना बेकार है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्वीट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो डीसी ऑफसेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है ड्यू टू कैपेसिटर कपलिंग। और दूसरी बात यह है कि इसका जो बायस वोल्टेज होता है, बायस स्टेज जो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि इसका आउटपुट हमें काफ़ी क्लीन मिल जाता है। एंड कैपेसिटर होने से आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा करंट तो फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आपको 30 या 40 वाट का आउटपुट पावर यहाँ पर जो मिलेगा काफ़ी क्लीन मिलता है क्योंकि उसके अंदर ट्रिबल और जो मिड है वो काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। बट एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है, लो बेस इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये एम्पलीफायर सबवूफर एप्लीकेशंस के लिए। देखिए, मेन आउटपुट 3055 को चलाने के लिए अब हमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पर BD139 एंड BD140 लिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है BD139 एंड BD140 ये ओरिजिनल डिज़ाइन में यही ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। जो फिलिप्स का ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें यही ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है BD139 एंड 140। तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी पुराने ट्रांजिस्टर्स हैं और कई सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, BD140 आपका PNP ट्रांजिस्टर है, इसीलिए एरो अंदर साइड में है मीटर का, और ये NPN ट्रांजिस्टर इसलिए बाहर साइड एरो है। और बेस कलेक्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
यानी कि जो बहुत से नए बंदे जुड़ रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ड्राइंग में बेस कलेक्टर एमीटर किस तरीके से होता है। तो बहुत सिंपल बात है, बीच की पिन बेस होती है और एमीटर पर एरो होता है, और जो विदाउट एरो एक पिन होती है वो कलेक्टर होती है। तो देखिए BD139 के एमीटर से आउटपुट निकल रहा है जो 2N3055 के बेस में जा रहा है। अब सेम ऐसा ही 2N3055 इस साइड यानी कि ग्राउंड साइड में है, तो यहाँ पर जो एमीटर है BD140 के एमीटर से तो आउटपुट नहीं निकलेगा, ये आउटपुट निकलेगा कलेक्टर से, क्योंकि यहाँ पर 2N3055 यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर MJ2955 यूज़ करते हैं यानी कि PNP यूज़ करते हैं आउटपुट में, तो हमें जो भी इसके बेस पे सिग्नल देना होता है इस एमीटर पिन से हमें देना पड़ता है। लेकिन अभी ये एमीटर पिन जाके जुड़ जाएगी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से। तो ये देखिए, ये एमीटर पिन को हमने ले जाकर इस कलेक्टर पिन से जोड़ दिया है इस हालांकि दोस्तों इस पिन को, जो एमीटर पिन है, उसे स्पीकर लाइन से भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है और जब कुछ लोड लेता है तो यहाँ पर कुछ अक्रॉस, मतलब एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए इसके फंक्शनिंग में। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसके कलेक्टर पिन पर हमें जोड़ देना होता है, ताकि वोल्टेज ड्रॉप का इफेक्ट इस रेजिस्टेंस की वजह से जो आएगा वो उससे ड्राइवर ट्रांजिस्टर अफेक्ट नहीं होगा और उससे मेन आउटपुट भी अफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद में ये जो 3055 को ड्राइव कर रहा है BD139, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है जो 2N3055। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये जब कंडक्ट करेगा तब तो ठीक है, तब ये ओके ठीक है कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इसको स्टॉप भी होना पड़ेगा, क्योंकि क्लास AB एम्पलीफायर होता है, तो इसमें जब निगेटिव साइकिल आएगा तो उस समय ऑफ होना पड़ता है इस ट्रांजिस्टर को। तो इस ट्रांजिस्टर को टोटली ऑफ करने के लिए एक हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको एमीटर पिन से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये क्या होता है कि ऑफ हो जाता है जब उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है या फिर निगेटिव सिग्नल आता है। अब सेम ऐसा ही यहाँ पर ग्राउंड साइड में भी अरेंजमेंट करते हैं। अब जो यहाँ पर 2N3055 है, ये तब ऑफ होना चाहिए जब यहाँ पर कोई सिग्नल ना आ रहा हो, यानी कि हमेशा तो सिग्नल नहीं आता है, वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग सिग्नल फीड होता है। तो जब वेव फॉर्म 0 होता है तो उस समय 3055 में कोई कंडक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए 56 ओम 1 वाट लगाया गया है। अब यहाँ पर दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हम कुछ अरेंजमेंट करें कि इस पर बायस वोल्टेज वगैरह लेके आएँ तो फिर ये आगे का काम होगा। तो यहाँ पर बायस वोल्टेज जो है +60 वोल्ट की लाइन से उठाया है। अब यहाँ पर देखिए 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, और बायस वोल्टेज क्रिएट होने के बाद यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगाकर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये है बूट स्ट्रैप का पॉइंट। तो यहाँ पर बूट स्ट्रैप के पॉइंट पर हमें एक कैपेसिटर लगाना होता है। तो ओरिजिनल डिज़ाइन में यहाँ 32 माइक्रोफैराड था, लेकिन आज की तारीख में 32 माइक्रोफैराड तो मिलेगा नहीं, तो हम यूज़ करेंगे 47 माइक्रोफैराड। और जो बूट स्ट्रैप के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 1K, और इसके बाद लगेगा 2K2, यानी 2K2 भी लगा सकते हैं, 2K7 भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल डिज़ाइन में 2K7 है। और अभी हम जैसे कि जानते हैं कि 32 माइक्रोफैराड तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 47 माइक्रोफैराड। तो ये इस तरीके से ये बूट स्ट्रैप का अरेंजमेंट हो गया, बायस का अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ से जो बायस वोल्टेज जा रहा है, देखिए 2K7 के बाद यहाँ से हमें बायस वोल्टेज इस BD139 के बेस पे भेजना है, तो ये 470 ओम के जरिए BD139 के बेस पे जा रहा है। अब देखिए ये ओरिजिनल डिज़ाइन में जो है 470 ओम है, लेकिन आजकल के जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं डबल सप्लाई वाले, उसमें इतना हाइयर रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है। वहाँ पर 100 ओम या 47 ओम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 470 का यूज़ है। अब देखिए यहाँ से बायस वोल्टेज, मेन वोल्टेज आएगा जो कि 47 माइक्रोफैराड से यहाँ पर कुछ क्लैंपिंग हो जाएगी, बूट स्ट्रैप का काम करेगा, फिर 2K7 से जाएगा, यहाँ बायस वोल्टेज मिलेगा हमें। अब यही बायस वोल्टेज जा रहा है BD139 के बेस पर। तो इस तरीके से पॉजिटिव साइड का जो बेस वोल्टेज मिलना चाहिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर को, वो इस तरीके से मिल जाता है।
अब यही वोल्टेज अगर हम डायरेक्टली इस पर लेके आ जाएंगे BD140 पर तो कोई बात नहीं बनेगी। और यहाँ कंट्रोलिंग भी चाहिए कि वोल्टेज कम या ज़्यादा हम कर सकें अकॉर्डिंग टू जैसा रिक्वायरमेंट हो, बायस सेट करना है। इसके लिए यहाँ पर कपलिंग की जाती है एक NPN ट्रांजिस्टर के ज़रिए। तो ये जो NPN ट्रांजिस्टर है ये लो पावर BC548 का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये इस तरीके से इसका कलेक्टर कनेक्ट हो जाता है ये बायस वोल्टेज के, यानी कि पॉजिटिव साइड के बायस वोल्टेज के साथ में। तो इसका मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और जो क्रॉस वायर है, यानी कि ये जो क्रॉस वायर है ये दिखाता है कि वायर आपस में नहीं जुड़ा है। अब जो एमीटर है इस BC548 का ये कनेक्ट हो जाएगा BD140 के बेस से। तो इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये स्केल की हेल्प से इस तरीके से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉजिटिव साइड में 470 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया था, सेम ऐसा ही निगेटिव साइड में भी, यानी कि निगेटिव नहीं कहेंगे, ग्राउंड साइड में 470 का यूज़ किया है। तो 470 ओम का ये रेजिस्टेंस है। और जैसे ही कोई वैल्यू के में है किसी रेजिस्टेंस की तो हम वहाँ पर के लिख देते हैं, लेकिन ओनली 470 लिखा है तो मतलब वो ओहम में है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न वाली बात तो नहीं है। और ये इस तरीके से यहाँ पर कपलिंग हो चुकी है ट्रांजिस्टर के ज़रिए दोनों ड्राइवर स्टेज की। अब जो ग्राउंड साइड का जो ड्राइवर सेक्शन है या फिर ग्राउंड साइड का जो BD140 ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पर हमें सिग्नल फीड करना रहेगा निगेटिव साइड का। यानी कि इसके बेस पर अगर निगेटिव साइड से सिग्नल आएगा और पॉजिटिव साइड तो हम ऑलरेडी एक जो नेटवर्क बनाया हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, उससे बायस वोल्टेज तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर निगेटिव साइड में एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बायस वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हुए सिग्नल को एम्पलीफाई करने में आगे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लिया गया है ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब NPN ट्रांजिस्टर आपका BD139 हो सकता है। हाई पावर में अगर बात करें तो MJE 340 हो सकता है, MJE 340। तो इस तरीके से ये एक ट्रांजिस्टर लिया NPN जिसका एमीटर कनेक्ट है ग्राउंड से। अब सेम ऐसा ही अरेंजमेंट हमें करना होगा, जिसका जो कलेक्टर है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये यहाँ मैंने जोड़ दिया। अब देखिए BD139 जब कंडक्ट करेगा तो इस पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज आएगा। तो जब निगेटिव वोल्टेज आएगा तो इस समय BD140 जो ड्राइवर है वो ऑन होगा और ग्राउंड साइड के 3055 को चलाएगा। और उस समय ये जो निगेटिव वोल्टेज लेके आ रहा है, जैसे इसको सिग्नल मिला यहाँ निगेटिव आएगा और यानी कि ग्राउंड आएगा, ग्राउंड यहाँ से होती हुई यहाँ पर आके इस समय इस वोल्टेज को जीरो करेगा, जिससे कि BD139 कंडक्ट नहीं करेगा। और जब पॉजिटिव आएगा, यानी कि सेम कब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसके बेस पर सिग्नल आया तो यहाँ पर से पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी होती हुई यहाँ से कपल्ड है ये, यानी कि पॉजिटिव रहने पर BD139 ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमें जब BD139 यानी कि जो फर्स्ट वाला BD139 है वो ऑन होगा तो यहाँ पर हमें जो इसके ऑन होती यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज आएगा और BD140 ऑन होगा। और ये निगेटिव नेक्स्ट BC548 से होते हुए पॉजिटिव साइड के बायस वोल्टेज को जीरो करेगा, यानी कि एट ए टाइम केवल एक ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन रहने वाला है। दोस्तों इस सर्किट में काफ़ी सारे फीडबैक्स लिए गए हैं, यानी कि वॉइस की क्लैरिटी के लिए यहाँ पर कई सारे फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का नेटवर्क लगाकर जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर एक 330 PF एंड 220 ओम रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर एक इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो ये 220 ओम का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में और उसके साथ में 330 PF इस तरीके से सीरीज़ में कनेक्ट होकर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए लगाई जा रही है, यानी कि PF और रेजिस्टेंस का नेटवर्क, मतलब मैक्सिमम फीडबैक दिया जा रहा है। और ये जो BD139 है इसके बेस पर देखिए हमें
सिग्नल लेके आना पड़ेगा। अब ये जो ये BC548 जो है, अब इसके बेस पर अगर हम प्रीसेट का एडजस्टमेंट और रेजिस्टेंस का नेटवर्क अगर लगा देते हैं तो ये हमें हेल्पफुल होगा बायस वोल्टेज सेट करने के लिए। तो इस प्रीसेट की मदद से हम यहाँ पर बायस वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग होगी इस प्रीसेट को एडजस्ट करके, और ये सेटिंग चेंज हो सकती है 0.5 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट या 1 वोल्ट के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रीसेट्स होते थे, ओल्ड टाइम के जो प्रीसेट्स होते थे, वो ऐसे ओपन टाइप के होते थे और बड़े साइज़ के प्रीसेट हुआ करते थे। अभी उस टाइप के प्रीसेट बहुत कम हो गए, आजकल कॉम्पैक्ट साइज़ के प्रीसेट मिलते हैं। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बायस का जो प्रीसेट है आप उसे मल्टी टर्न वाला प्रीसेट यूज़ करिए, जो कि ब्लू कलर में आता है और उसके ऊपर एक नट टाइप में बना हुआ होता है जिसको एडजस्ट करके बायस इजीली एडजस्ट की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो बायस प्रीसेट के दोनों तरफ एक रेजिस्टेंस लगते हुए प्रीसेट से दोनों इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक तरफ कलेक्टर से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ एमीटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रीसेट को आप एमीटर साइड यानी BC548 के एमीटर पिन की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे, ये ट्रांजिस्टर का कंडक्शन जो है वो कम कम होगा और जो बायस वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। और कलेक्टर साइड में जब अगर शिफ्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर का जो कंडक्शन है बढ़ेगा, लेकिन जो बायस वोल्टेज है वो कम कम होता चला जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कपल्ड है और इसके कंडक्शन के हिसाब से जो बायस वोल्टेज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड का बायस वोल्टेज वो एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अरेंजमेंट यहाँ हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में एक कैपेसिटर लगता है काफ़ी लो वैल्यू का। जनरली क्लास AB एम्पलीफायर जो डायरेक्ट कपल्ड होते हैं उनमें ये 1 माइक्रोफैराड या फिर 104 का कैपेसिटर लगता है, या फिर कहीं कहीं बड़े एम्पलीफायर में 10 माइक्रोफैराड भी लगा हुआ होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 103 है। ये पॉजिटिव एंड निगेटिव इस तरीके से जो बायस वोल्टेज होता है इसके बीच में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। और दोस्तों अभी के जो क्लास AB एम्पलीफायर के सर्किट्स जो मार्केट में ज़्यादातर होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो बायस ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर टू एमीटर के बीच में कैपेसिटर जो है नहीं लगा होता है, केवल बड़े एम्पलीफायर्स जो होते हैं उनमें ही लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ छोटा पावर एम्पलीफायर उसके बावजूद भी यहाँ पर लगा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो BD139 है जिसका अभी बेस ओपन है, जैसे यहाँ पर हमें एक ट्रांजिस्टर ऐड करना होगा जो कि इनपुट ट्रांजिस्टर होगा और उसके कलेक्टर से जो आउटपुट निकलेगी ये BD139 को जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होने वाला है ये PNP ट्रांजिस्टर है। और देखिए PNP ट्रांजिस्टर में जो ओल्ड ट्रांजिस्टर थे वो तो अभी मिलना मुश्किल है, तो अभी के लिए जो अवेलेबल ट्रांजिस्टर है PNP का तो उसे आप लगा सकते हैं यहाँ BC558 लगा सकते हैं, या फिर 2N5401 लगा सकते हैं, और एक और PNP ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ में होता है A1015 लगा सकते हैं। लेकिन इनको लगाने के लिए आपको देखना होगा कि इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है। दोस्तों डबल सप्लाई वाले एम्पलीफायर में आपने देखा होगा इनपुट स्टेज में 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल ट्रांजिस्टर होता है और इसके एमीटर पिन पर फीडबैक लाइन जाती है, और जो बेस पिन है यहाँ पर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही साइड से एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाकर इस बेस पर एक वोल्टेज लेके आना होता है। तो यहाँ सिंगल सप्लाई है इसीलिए पॉजिटिव एंड ग्राउंड, एक्चुअली नेगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव एंड ग्राउंड के बीच में ऐसा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनता है रेजिस्टेंस के जरिए। तो जो मेन 63 वोल्ट या 60 वोल्ट की जो DC सप्लाई है वो 33 के रेजिस्टेंस के बाद इस BC557 के बेस पर जाती है, बट एक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर काफ़ी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगता है। तो जैसे ये 33 के बाद यहाँ पर जो सप्लाई जा रही है बेस पे, तो ये 150 किलो ओम्स ये रेजिस्टेंस के जरिए जाती है। तो ये काफ़ी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है, और जनरली डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में इतने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए जो 33 के जो सप्लाई लेकर आ रहा है यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाया जाता है। ये कैपेसिटर ओरिजिनल डिज़ाइन में 33 माइक्रोफैराड का था,
जो कि अभी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट हम लगा देते हैं 47 माइक्रोफैराड। हालांकि इसे आप हाइयर वैल्यू भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 100 माइक्रोफैराड भी लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें होगा क्या, जब आप सेट को ऑन करेंगे तो इनिशियल स्टेज पर जब 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रहेगा वो चार्ज नहीं रहेगा और इसके बेस पर वोल्टेज पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए सेट को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर 150 किलो ओम्स और यहाँ पर 150 किलो ओम्स एक 33 ओम्स रेजिस्टेंस के बाद में है। तो ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस किस लिए लगा है, इसका भी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो फीडबैक लाइन से कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का नेटवर्क होता है सीरीज़ में, तो यहाँ पर ये नेटवर्क के लिए 33 ओम को लगाया गया है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये कैपेसिटर यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू का है, जैसे एक्चुअल डिज़ाइन में 160 माइक्रोफैराड का है, लेकिन 160 अभी बीती बात है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट पे हम लगा सकते हैं। अब जो कैपेसिटर का निगेटिव सिरा है वो चला जाएगा 33 ओम्स के, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो BC557 है, ये इनपुट ट्रांजिस्टर के यहाँ पर कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे इसमें बताया कि आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ फीडबैक देखने को मिलेगा। तो जो कलेक्टर से आउटपुट हो रहा है BC557 के, यहाँ से जैसे बेस से सिग्नल जाएगा। अब सिग्नल आप जानते हैं कि एक कैपेसिटर के थ्रू दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, आप 1 माइक्रोफैराड, 2.2 माइक्रोफैराड या 4.7 माइक्रोफैराड, अगर ये भी नहीं मिलता है तो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इतना यहाँ वेरिएशंस हैं। तो ऑडियो इनपुट यहाँ पर हम दे देंगे, जनरली मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड 2.2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से हमने इस BC557 के बेस पर सिग्नल दे दिया। अब BC557 के बेस पर सिग्नल जा रहा है, ऑलरेडी 150 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस के जरिए बेस पर बायस वोल्टेज है और ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन में आ रहा है और कलेक्टर से आउटपुट हो रही है और BD139 के बेस पर जा रही है नेक्स्ट स्टेज को एम्प्लीफिकेशन के लिए। और इसी BD139 के बेस से लेके एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस BD139 का जो कंट्रोल है, यानी कि उसको जब सिग्नल नहीं है तो उस समय ये BD139 ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ ही रहना चाहिए। तो उसके लिए इसके बेस से और एमीटर के बीच में 1.5 के ये रेजिस्टेंस लगा दी गई है। ये सभी क्वार्टर वाटर रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी है। तो ये काफ़ी इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ये 103 का कैपेसिटर है। तो इसको यहाँ इस तरीके से लगा दिया गया है। तो ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस BD139 को अननेसेसरी कंडक्शन होने से बचाता है, यानी कि जब BC547 ऑफ है तब ये BD139 भी टोटली ऑफ होना चाहिए, उसके लिए है। अब इसके बाद मैंने कहा था कि इसमें मल्टीपल फीडबैक्स लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आफ्टर कैपेसिटर, जैसे ये फीडबैक लाइन है, आप देख ही रहे हैं यहाँ से, तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है इसी फीडबैक लाइन पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ एक फीडबैक है, अब यहाँ से भी एक फीडबैक उठाया गया है लेकिन आफ्टर कैपेसिटर, और यहाँ से एक 1.8K का रेजिस्टेंस लगाकर इनपुट स्टेज के पास में इसे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फीडबैक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर 1.8K का रेजिस्टेंस लगाना है। जनरली इस टाइप का जो फीडबैक का अरेंजमेंट आपने देखा होगा, ये आहूजा एम्पलीफायर्स के अंदर इस तरीके का फीडबैक होता है, जो कि साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर की 4 ओम या 8 ओम की वाइंडिंग से एक रेजिस्टेंस और इसी के पैरेलल में एक PF लगा हुआ होता है और वो ड्राइवर स्टेज में जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, जो हमने 220 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगाया है, उसका जो ग्राउंडिंग वाला पॉइंट है उससे ये जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो इसे यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा क्रॉस वायर है, यानी कि आपस में नहीं जुड़ा है और ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो इतना कर देने के बाद ये सर्किट का फीडबैक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ एक फीडबैक हो गया, 4K7 से जो एमीटर पर जा रहा है वो फीडबैक है। साथ साथ आप BD139 के बेस टू एमीटर के बीच में देख सकते हैं
और बायस ट्रांजिस्टर जो है उसके एमीटर से भी कनेक्टेड है। तो मतलब देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नई देखने को मिल रही है, जो कि ओल्ड एम्पलीफायर में ही इतना सब कुछ पॉसिबल है और नए एम्पलीफायर में आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर सर्किट डायग्राम स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप किसी भी एम्पलीफायर का, जैसे जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, जब आप उनका मैनुअल देखेंगे तो आपको उनके अंदर सर्किट डायग्राम दिखाई देगा। पीसीबी लेआउट भी उतना कोई खास दिया नहीं होता है, केवल रेफरेंस के लिए दिया हुआ होता है। ऐसे में सर्किट डायग्राम स्टडी आपको उस मैनुअल से समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।